Hello friends, good morning. How are you? Today we learn about the Lincoln's letters to his sons, difficult words, substitute words and idioms, verbs and idioms. So very first word of this is envy. Envy, that means it's a jealousy, bully, strong person who harm the weak. ऐसे व्यक्ति जो कमज़ोरों को नुकसान कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग पर्सन हु हार्म दी वीक, जो दुर्बल होते हैं उनको नुकसान कर सकते हैं. इटर्नल, विदाउट एंड, यानी कि जो शाश्वत शक्तियाँ होती है वो, जैसे कि हमारी सन है इन द स्काई, ये सब इटर्नल पावर है. ऐसे होलिंग, दैट मीन्स लॉन्ग लाउड इमोशनल साउंड, ज़ोर ज़ोर से किसी भी बात को चिल्लाना. जैसे मैंने आपको बताया था का स्टोरी जब भी हम पढ़ रहे थे तब, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर देना किसी को, इस तरह से चिल्लाना, इसको हॉलिंग बोलते हैं. इसके पीछे दूसरा वर्ड था हॉलिंग नोब था ऐसे. तो ये थे डिफ़िकल्ट वर्ड. और है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, स्काउंड्रल, ए डिसऑनेस्ट मैन. ऐसे व्यक्ति जो किसी का नुकसान कर सकते हैं, जो अच्छे नहीं होते हैं वो. बैंड वैगन, अ पॉपुलर ट्रेंड अट्रैक्ट ग्रोइंग सपोर्ट. एक ऐसे लोग, मतलब ऐसी बातें जिसके पीछे पीछे हम चलते रहते हैं, फॉलो टू वन टू अनदर, इसको बैंड वैगन कहते हैं. जो कि हम अच्छे हैं, हमारी बातें अच्छी है, ऐसा जो हमें समझाते हैं, ऐसे लोगों को बैंड वैगन कहते हैं. उसके बाद है सिनिक, ए पर्सन हु डज नॉट एक्सपेक्ट थिंग टू बी सक्सेसफुल. ए पर्सन हु डज नॉट एक्सपेक्ट थिंग्स टू बी सक्सेसफुल, यानी कि जो कोई अच्छा हो रहा है उसको वो देख नहीं सकता, यानी कि एक प्रकार से इसमें एक प्रकार से जेलसी होती है, ऐसा इंसान. दूसरा वर्ड है बीडर. मार्केट में जो लोग पैसों की बोली लगाते हैं वो बीडर, जो हमारी कीमत तय करते हैं उसको बीडर कहते हैं. एंड लास्ट वन इज सबलाइम, सुप्रीम, आउटस्टैंडिंग, जो सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है, उसको सबलाइम कहते हैं. वन और लास्ट में है वर्ड्स एंड इडियम्स. टू स्टीर, डिटरमाइन दी डायरेक्शन, किसी भी दिशा की तरफ चले रहना, उसको स्टीर कहते हैं. जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है, वो स्टीयरिंग आपको ये बताता है कि आपको किस दिशा में गाड़ी को ले जाना है. वही से ये वर्ड आता है स्टीर, और इससे स्टीर से स्टीयरिंग, जो गाड़ी का आप घुमाते हैं. दूसरा है टू लीक इजीली डिफीट समबडी, मतलब किसी को बड़े आराम से आप हरा सकते हो, उसको टू लीक कहते हैं. पॉन्डर, ये पॉन्डर कई बार एग्जाम में आ जाता है, वैसे तो पिछले 2-3 साल से लगातार भी ये आया है. पॉन्डर, टू थिंक डीपली, किसी भी बात के बारे में गहराई से सोचना, इसको टू थिंक डीपली बोलते हैं. टू गेट ऑन, लगातार किसी काम को कार्यरत रहना, उसको चालू ही रखना, कंटिन्यू रखना, उसको टू गेट ऑन बोलते हैं. टू फिल्टर का मतलब होता है टू पास थ्रू, किसी भी चीज़ से पसार होना या उस चीज़ से पास हो जाना, उसको टू फिल्टर बोलते हैं. और आगे का वर्ड है टू स्कोफ, टू लाफ एट विथ डिस्गस्ट, किसी के बारे में आप मजाक कर रहे हैं, उसको आप टू स्कोफ ऐसा कह सकते हैं. यानी कि किसी के प्रति आपका हेटनेस है, आपको कोई अच्छा नहीं लगता है, आप उसकी मजाक करते हैं, उसको टू स्कोफ कहते हैं. तो ये हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड, सब्स्टिट्यूट एंड वर्ब्स एंड इडियम्स थे जो हमने देख लिए हैं. और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, मतलब इसी में जो हम पढ़ना चाहेंगे, मतलब नए कॉम्प्रहेंशन से, वो है व्हाट वी लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड. नारायण मूर्ति के बारे में मैंने आपको कहा था कि आप उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. तो हम ये
नारायण मूर्ति के बारे में कुछ समझे, उनके क्या ख्याल है हमारे देश के लिए और हमें वेस्टर्न वर्ल्ड से क्या सीखना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको इसी वीडियो में एक छोटा सा क्लिप दी है नारायण मूर्ति और उनकी लाइफ के बारे में। वो कैसे अपने आप को ग्रोथ करते हैं, छोटी सी कंपनी से वो कैसे बहुत बड़ी कंपनी में कैसे बहुत बड़ी कंपनी बनाते हैं। इसका एक छोटा सा वीडियो है 5 मिनट का, आप इसको देख लीजिए। उसके बाद हम ये जो पूरा नया है हमारा कॉम्प्रहेंशन, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इन्फोसिस इस समय भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, जिसकी वर्तमान संपत्ति लगभग 82,000 करोड़ रुपए है। ये कंपनी आज विश्व के 50 से भी ज्यादा देशों में मौजूद है। इन्फोसिस को इस स्तर तक पहुंचाने में वैसे तो कई लोग शामिल हैं, मगर इसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति को, जो इसकी शुरुआत से लेकर लगभग 21 साल तक इन्फोसिस के सीईओ भी रहे। तो आइए इनके बारे में शुरू से जानते हैं। नारायण मूर्ति का पूरा नाम नागवरा रामाराव नारायण मूर्ति है, जिनका जन्म 20 अगस्त 1946 को मैसूर में हुआ था। उनके पिता स्कूल टीचर थे। नारायण मूर्ति शुरू से ही पढ़ने में बहुत तेज थे और इंजीनियर बनना चाहते थे। वो ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए आईआईटी के एंट्रेंस टेस्ट में बैठे और सफल भी रहे, मगर उनके परिवार की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि उन्हें इतनी फीस देकर पढ़ा सके, जिसके कारण उन्होंने मैसूर के ही एक कॉलेज से बीई की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर से एमटेक किया। एमटेक के बाद उन्हें कई कंपनी से अच्छी जॉब ऑफर आई, लेकिन उन्होंने वो ऑफर नहीं लिए और अपने करियर की शुरुआत आईआईएम अहमदाबाद से की, जहां वो चीफ सिस्टम्स प्रोग्रामर थे। फिर उन्होंने सॉफ्ट्रॉनिक्स नामक एक कंपनी खोली, जो कुछ समय में नुकसान में आ गई और बंद हो गई। उसके बाद उन्होंने पुणे में पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स ज्वाइन किया। पुणे में ही 1981 में 6 अन्य सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ मिलकर उन्होंने इन्फोसिस की नींव रखी। उस समय उनके पास पैसों की काफ़ी कमी थी, मगर उनकी पत्नी ने अपने पास से 10,000 रुपये उन्हें कंपनी के लिए दिए थे। नारायण मूर्ति का मन बिजनेस में लगा रहे, इसलिए उनकी पत्नी ने उनका शुरू से ही बहुत साथ दिया। वो बिजनेस करते थे और उनकी पत्नी सिस्टम एनालिस्ट की नौकरी करती थी और घर संभालती थी। इन्फोसिस को अपना पहला कस्टमर 1983 में मिला। गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से भी कंपनी को काफ़ी परेशानी हुई और पहला कंप्यूटर इंपोर्ट कराने की परमिशन में साल भर से ज़्यादा का समय लग गया। शुरू में तो कंपनी को आगे बढ़ाने में बहुत दिक्कतें आईं, मगर नारायण मूर्ति और इन्फोसिस के अन्य को फाउंडर्स ने मिलकर अपनी मेहनत से अपने सपनों को साकार किया। भारत ने जब अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव किया और लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण का दौर चला, तो उसके बाद इन्फोसिस ने कभी मुड़कर नहीं देखा। नारायण मूर्ति ने 21 साल तक इन्फोसिस का नेतृत्व किया। 1999 में कंपनी ने $100 मिलियन का रिवेन्यू बनाया, जो 3 साल में 5 गुना बढ़कर $500 मिलियन पहुंच गया। 2004 में इन्फोसिस का रिवेन्यू पहली बार $1 बिलियन पहुंचा और 2016 में $9.5 बिलियन यानी लगभग 62,000 करोड़ रुपए रहा। 2002 में बिजनेस वर्ल्ड सर्वे ने इन्फोसिस को इंडियाज मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनी यानी भारत की सबसे इज्जतदार कंपनी की उपाधि दी। 1981 में सिर्फ 7 लोगों से शुरू हुई इस कंपनी में आज लगभग 2 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं। दोस्तों, नारायण मूर्ति के मन में शुरू से ही समाज के लिए कुछ करने की बहुत इच्छा थी। इन्फोसिस फाउंडेशंस, जो 1996 में अस्तित्व में आई थी, उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बहुत काम किया, जिसमें मुख्य रूप से उनकी पत्नी सक्रिय हैं। इन्फोसिस फाउंडेशन ने कई अस्पतालों में वार्ड बनवाए, गरीबों के लिए धर्मशाले बनवाए और अच्छे इलाज के लिए अस्पतालों को उपकरण भी दिलवाए। शिक्षा के क्षेत्र में ये फाउंडेशन स्टूडेंट्स को टेक्निकल ट्रेनिंग दिलाने और गरीब बच्चों को स्कूल में लंच देने जैसे काम करती है। ग्रामीण विकास के लिए रोड और नाले बनवाने, बिजली उपलब्ध करवाने जैसे काम यह फाउंडेशन करती है। नारायण मूर्ति ने अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड
यानी बेहतर भारत बेहतर दुनिया नामक एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने भारत की वर्तमान दिक्कतों के बारे में बात की है और ये भी बताया है कि कैसे हम उन दिक्कतों को दूर करके एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं। जीवन में उनकी सफलताओं के लिए नारायण मूर्ति को सन 2000 में पद्मश्री और 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज इन्फोसिस पूरे विश्व में आईटी सेक्टर में एक बड़ा नाम है, जो भारत के विकास में भी मददगार है। वो कहते हैं ना कि कोई भी सपना यूं ही हकीकत नहीं होता, उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और विश्वास की ज़रूरत होती है। इन्फोसिस भी एक ऐसे ही सपने का नाम है जो कभी नारायण मूर्ति ने देखा था और जिसे उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपनी मेहनत और लगन से सफल कर दिखाया। उन्होंने एक बार कहा था कि हमारे विकास में सबसे बड़ी रुकावट बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच है। यस फ्रेंड, तो हमने नारायण मूर्ति की जो लाइफ है उसका थोड़ा बायोग्राफी आपने देखा। आपने उनकी बायोग्राफी की स्टोरी में सुना होगा कि उनका जन्म 20 अगस्त 1946 को हुआ था। दैट मीन्स टुडे हिज हैप्पी बर्थडे। दैट मीन्स उनका आज ही जन्म हुआ था। तो हमारे लिए ये भी अच्छी बात है कि हम आज ही उनका ये लेसन जो है इंडिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। वो काफ़ी दुनिया घूमे हैं, पूरी दुनिया को उन्होंने समझा है कि बाकी वर्ल्ड में किस तरह का क्या चलता है, सोसाइटी में क्या चलता है, दूसरे जो होते हैं महकमे उनमें वो लोग किस तरह से काम करते हैं। इन सभी बातों को उन्होंने बारीकी से देखा है, अपने कंपनी में उसको इम्प्लांट भी किया है। इसी तरह आपने बायोग्राफी में भी सुना होगा कि उनके एक को फाउंडर को पार्टनर ऐसा आपने नाम सुना होगा। तो उनके जो को पार्टनर या को फाउंडर है, उनके सहायक जो थे, उनका नाम है नीलेश नीलकर्णी। तो नीलेश नीलकर्णी, और दूसरी एक बात, आपके पास जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड इसी कंपनी यानी कि इन्फोसिस कंपनी ने बनाया है। उसका जो भी रंग रूप दिया गया है, जो डिजिट दिए गए हैं, आपको मालूम होगा कि आधार कार्ड का जो डिजिट होता है उसमें वो 0 या 1 से स्टार्ट नहीं होता है। तो ये उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा क्रेडिट इस कंपनी को जाता है जिन्होंने ये आधार कार्ड बनाया है। देखते हैं हम नारायण मूर्ति, ये पूरे हिंदुस्तान को, मतलब अब हम नॉट ओनली वी बट होल द our neighbors and we also include it, हम कैसे वेस्टर्न वर्ल्ड से अपने आप को कुछ बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में वो क्या कहते हैं। The role of Western value in a contemporary Indian society is a subject on which I have pondered for years. अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ये पॉन्डर वर्ड को समझा, डीपली थिंकिंग। कहते हैं वेस्टर्न वैल्यू इन अ कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी, हमारे हाल ही के भारत में वेस्टर्न वैल्यू का क्या इम्पोर्टेंट है, ऑन विच आई हैव पॉन्डर फॉर ईयर। मैंने इन सभी बातों को कई सालों से चिंतन मनन किया है, इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सोचा है, ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि डीपली सोचा है कि हम वेस्टर्न वैल्यूज़ जो है उसको अपने इंडियन सोसाइटी में कैसे लागू कर सकते हैं। आई कम फ्रॉम ए कंपनी दैट इट बिल्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू। मैं ऐसी कंपनी से आ रहा हूँ जिसकी स्ट्रॉन्ग वैल्यू, जिसकी समाज में, देश में एक बहुत बड़ी वैल्यू है। फर्दर वेरियस स्टॉक होल्डर of our company including employees, investor, customers and vendor partner came from across the globe। मेरी जो कंपनी है उसमें इंक्लूडिंग
एम्प्लॉई, एम्प्लॉई यानी वहाँ काम करने वाले कर्मचारी। एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर बोथ आर डिफरेंट। एम्प्लॉयज़ मीन्स काम करने वाले और एम्प्लॉयर मीन्स जो काम देते हैं, वो जो रोज़गार पैदा करते हैं वो, उनको एम्प्लॉयर बोलते हैं। जैसे यहाँ ये नारायण मूर्ति जो है वो एम्प्लॉयर है और उनके यहाँ काम करने वाले लोग एम्प्लॉयज़ हैं। इन्वेस्टर जो पैसा वहाँ जो लोग पैसे रोकते हैं, क्योंकि इन्फोसिस शेयर बाज़ार का बहुत बड़ा नाम है, तो जो लोग इनमें पैसे रोकते हैं। कस्टमर जो वहाँ से चीज़ें खरीदते हैं। वेंडर पार्टनर्स कम फ्रॉम द अक्रॉस द ग्लोब, ये सारे जितने भी काम करने वाले हैं उनके वेंडर्स, वो साथ काम करने वाले लोग अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया से आते हैं। कहते हैं कि मैं हमारे हिंदुस्तान के जो कंटेम्पररी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में मैंने बहुत सोचा है, डीपली सोचा है। ये क्योंकि हमारी जो कंपनी है उसमें पूरी दुनिया के लोग आते हैं, उनको हम देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तभी जाके मैं बहुत ही डीपली सोच पाया हूँ। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ओवर द ईयर देयर आर सेवरल एस्पेक्ट ऑफ द वेस्टर्न वैल्यू सिस्टम दैट आई हैव कम टू अप्रिशिएट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। मतलब ये जो अब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो इन्होंने दिल्ली में 2000 के साल में लाल बहादुर यूनिवर्सिटी में उनके द्वारा दिया गया हुआ एक लेक्चर है, और उसी लेक्चर को हम यहाँ समझ रहे हैं। इसीलिए इन्होंने कहा इन दिस कंटेक्स्ट, मतलब इस साल में, मतलब इस लेक्चर में ओवर द ईयर मैंने बहुत सालों से जो कुछ सोचा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वेस्टर्न वैल्यू सिस्टम मैंने जो सीखा है वो मैं चाहता हूँ कि मेरे देश वाले समझे, और मेरे देश को बेहतर बनाने के लिए वो वैल्यू किस तरह से काम कर सकते हैं वो मैं आप आज को बताना चाहूँगा। बताते हैं, इंडियन कल्चर हैज़ डीप रूटेड फैमिली वैल्यू। जानते हैं हम सभी लोग फैमिली मतलब फैमिली मेंबर है, तो हमारा जो फैमिली वैल्यू है, जो कल्चर है हमारा, वो डीपली रूटेड, मतलब बहुत गहराई से ही फैमिली वैल्यूज बनते हैं। पेरेंट्स मेक इनॉर्मस सेक्रीफाइस फॉर देयर चिल्ड्रन। हमारे यहाँ जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को छोटे से बड़ा करने तक, समझ लो कि 80% लाइफ हमारे माँ बाप ही हमें दे देते हैं। सेक्रीफाइस फॉर देयर चिल्ड्रन, वो अपनी हर ज़रूरतों को कम करके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रहन सहन मिले, इसके लिए वो अपनी छोटी छोटी बातों को भुला देते हैं और हमें बेहतर बनाने के लिए वो बहुत से सेक्रीफाइस देते हैं। सो चिल्ड्रन कंसिडर इन देयर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ एजेड पेरेंट्स। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल हम अपने देश में देख रहे हैं कि ओल्ड एज होम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनमें एक बहुत कमज़ोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, तो वो लोग अब पहले की तरह काम नहीं कर सकते। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने फैमिली के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए न्यौछावर कर दिया है। अब वो बूढ़े हो गए हैं, तो आप चिल्ड्रन लोगों की, मतलब सभी की जिम्मेदारी है कि हम उनकी संभाल करें। टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। अगर जो लोग नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या आजकल बढ़ती जा रही है कि ओल्ड एज हम बढ़ रहे हैं और बच्चे हुए अपने माँ बाप को वहीं वृद्धाश्रम में, जहाँ जिसको नेक्स्ट इनिंग भी बोलते हैं कुछ लोग अच्छे बढ़ते के, लेकिन वो नेक्स्ट इनिंग नहीं है, ओल्ड एज यानी ओल्ड एज होम ही होते हैं। वहाँ कोई इतना अच्छा नहीं होता है, सब कुछ मिलता है लेकिन अपनों का प्यार नहीं मिलता है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ, आपके घर में दादा दादी है तो उनकी संभाल रखिए। कितना ज़िंदा रहने वाले हैं, अब जितना जिए हैं उतना तो वो अब ज़िंदा रहने वाले नहीं हैं। जो भी 5-10 साल वो ज़िंदा रहने वाले हैं, उनको अच्छे से प्यार करो, उनको समझो, उनकी बातों सुनो। उनके पास बहुत बातें होती है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो इनका आप ख्याल रखिएगा, आपके अपने हैं। एंड मैरिज इज़ हेल्ड टू बी ए सेक्रेट यूनियन विथ हस्बैंड एंड वाइफ बॉन्डेड फॉर लाइफ।
हमारे यहाँ शादी एक बहुत बड़ा त्यौहार है। इतना ही नहीं, इसको सैक्रेड यूनियन बोलते हैं। सैक्रेड यूनियन यानी पवित्र बंधन है, एक पवित्र रिश्ता है। अलग अलग की शादियाँ होती है हमारे यहाँ, तो एक है शादी, एक संस्कार भी कहा जाता है। जो 16 संस्कार है हमारे, उनमें से शादी भी एक संस्कार है। दिस इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट दिस इज द पार्ट ऑफ कल्चर। तो आप इसको समझिए, शादी का यहाँ किस तरह से इम्पोर्टेंट होता है। ये हमारे फैमिली वैल्यूज़ में ही आता है। अनफॉर्चुनेटली आवर एटीट्यूड टुवर्ड द कम्युनिटी, दुर्भाग्य के साथ हमारा जो एटीट्यूड होता है वो हमारे कम्युनिटी मतलब हमारे आसपास के जो लोगों के साथ होता है इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एटीट्यूड टुवर्ड द फैमिली। हम अपने परिवार के बारे में कुछ अलग सोचते हैं और पूरी सोसाइटी के बारे में कुछ अलग सोचते हैं। मेरा गांव मेरा देश ऐसा नहीं है, मेरा घर ही मेरा देश है। मेरी फैमिली की ज़रूरतें, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या बुरा लगता है, ये सब उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अगर किसी का बुरा हो जाता है तो हम रुकते नहीं हैं। हम अपनी ज़रूरतें ख़त्म करने के लिए दूसरे की ज़रूरतों को ख़त्म कर देते हैं। यानी कि जो हम अपने बारे में सोचते हैं वही सोच हम पूरे समाज के लिए सोच नहीं रखते। बोथ आर डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड फॉर अस। तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। जो हम अपने घर के बारे में सोचते हैं वही हम अपने पूरे देश के बारे में सोचें, तब जाके हम एक बेहतर हिंदुस्तान बना सकते हैं। ऑल्दो वी कीप आवर होम स्पॉटलेसली क्लीन, व्हेन वी गो आउट वी डू नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर लिटरिंग। साथ ही ये भी कहते हैं कि हम अपने घर को बहुत साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन जैसे ही हम घर के बाहर निकलते हैं हम कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं। मतलब पूरी दुनिया हमारे लिए डस्टबिन बन जाती है। बट माई होम इज़ क्लीन। जिस तरह हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने पास की सारी जो आप चीज़ें हैं वहाँ उसको गंदी नहीं करेंगे। खास करके जो पब्लिक यूज़ में चीज़ें होती है उसको आप स्वच्छ रखने की कोशिश कीजिए। वैसे भी अभी तो हिंदुस्तान में स्वच्छ इंडिया चल रहा है 2014 से, तो ये इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, काफ़ी क्लीननेस हो रही है पूरे देश में। फिर भी आप छोटे आप बच्चे लोग हैं, ये वेफर्स ये सब खाते रहते हैं, तो उनके जो पैकिंग होते हैं उसको आप कहीं भी मत डालो, अपने बैग में रख दो या फिर किसी डस्टबिन में डाल दो। जहाँ क्योंकि प्लास्टिक है ना जो वो ज़मीन का सांस रोक देती है, वो सालों तक ज़मीन में दबी रहती है, मरती नहीं है, ख़त्म नहीं होती है। तो बेहतर है कि उसको एक जगह इकट्ठे करो और एक ही जगह ही कहीं डाल दो, ताकि वो एक ही जगह रहे, हर जगह पे नुकसान न करे। तो इसी तरह पूरी दुनिया को आप स्वच्छ रख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, पार्क इन द वेस्ट आर जनरली फ्री ऑफ लिटर एंड स्ट्रीट आर क्लीन। अगर हम देखें, आप भी हॉलीवुड की मूवीज़ ये सब देखते होंगे, तो वहाँ देखना कि ये रास्ते कौन साफ कर जाता है, इतने क्लीन रास्ते कैसे होते हैं। उनके पार्क, उनके गार्डन, उनके ग्राउंड इतने क्लीन होते हैं, उनका पानी, छोटे छोटे जो लेक होते हैं, वो न्यूजीलैंड में तो एक लेक इतना क्लीन है कि उसका नाम ही मिरर लेक है। तो ये सब कौन क्लीन रखता है? सोसाइटी वालों को ही क्लीन रखना है, मतलब हमें क्लीन रखना है। तो उनके यहाँ जितना स्वच्छ है उतना ही हम हमारे यहाँ मोहल्ले को, पार्क को और गार्डन को स्वच्छ रखें, ये उनका ऐसा कहना है। वी ऑल्सो एपेथेटिक अबाउट कम्युनिटी मैटर। वी सी सीरियस प्रॉब्लम अराउंड अस बट behave as if they are someone else's responsibility. For instance, all of us are aware of the problem of drought in India. बहुत बड़ी बात है। हम हमारे आसपास जो भी प्रॉब्लम देखते हैं उसके लिए हमने अपने मन में एक ही बात बना ली है कि ये मेरी समस्या नहीं है, किसी और की समस्या। आज कचरा आपके घर के पास पड़ा है, हो सकता है वो कचरा उड़ के कल आपके घर पर भी आ सकता है। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप उसको वहीं से हटवाने की कोशिश करेंगे या फिर खुद हटाएंगे तो सीधी सी बात है कि वो आगे आते हुए रुक जाएगा। ऐसा मत समझो कि दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी अदर पर्सन। इसको हम अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और उसको साफ करने की कोशिश करें। और यहाँ उन्होंने
ड्रॉट की बात की, जो बार बार हिंदुस्तान ऐसा देश है कि जहाँ किसी कोने में बहुत बारिश हो जाती है, कोई ऐसा कोना होता है जहाँ बारिश होती नहीं, सूखा हो जाता है, अकाल हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। एक ऐसा भी एरिया रहता है। हिंदुस्तान का एक ऐसा स्टेट है मेघालय, जहाँ बहुत बारिश होती है, और राजस्थान, उत्तरी गुजरात, जहाँ कम बारिश होती है। तो इसको कैसे निपटा जा सकता है, इन मुसीबतों का सॉल्यूशन हम किस तरह कर सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है। मोर देन 30 ईयर अगो इरिगेशन एक्सपर्ट, इरिगेशन यानी जो सिंचाई, जो पानी का सिंचाई जो होती है, जो नहरें होती है, कैनाल होती है, उसके बारे में कहते हैं। 30 ईयर अगो इरिगेशन एक्सपर्ट Dr. K.L. Rao suggested solving this problem by creating a water grid interlinking the Ganga and the Kaveri and several other Indian rivers. 30 साल पहले के.एल. राव नाम के किसी सिविल इंजीनियर ने, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट से थे, उन्होंने इस अकाल का जो सूखा होता है बार बार और पानी की जो कमियां होती है, उसको निपटने के लिए एक बहुत बड़ा सुझाव दिया था। वो सुझाव ये था कि गंगा का जो पानी है वो कावेरी नदी में मिला दिया जाए, इंटरलिंकिंग कर दिया जाए। आप समझते हैं कि गंगा जो है वो हिमालय से निकल के पूरे आधे यूपी से बंगाल तक जाती है और वहाँ से बांग्लादेश चली जाती है। उसके नाम बदलते रहते हैं, गंडक हो जाता है, पद्मा हो जाता है, हुगली हो जाता है, लेकिन ये सभी गंगा के ही नाम है। तो इतनी बड़ी लंबी, वैसे भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है, उसको आप कावेरी नदी से मिला दीजिए। यानी कावेरी नदी रिवर जो है वो साउथ इंडिया में कर्नाटक और तमिलनाडु स्टेट से गुजरती है। यानी कि गंगा का पानी कावेरी में ले जाए तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर इस पानी को लिया जा सकता है। और कावेरी नदी का जो पानी है वो साउथ के दूसरे स्टेट में भी हम इंटरलिंकिंग करके मैनी अदर रिवर्स के साथ उसको इंटरलिंकिंग करके पूरे देश में एक पूरी जाल फैला दो पानी की। राजस्थान से निकलती हुई, उत्तरी गुजरात से निकलती हुई वो महाराष्ट्र में चली जाए, और फिर महाराष्ट्र में जो खास करके जो उसके पूना, सतारा जो डिस्ट्रिक्ट है, विदर्भ के जो एरिया है, वहाँ पानी की बहुत कमी रहती है। तो वहाँ से गुजरती हुई फिर वो कावेरी नदी से मिल जाए, क्योंकि वैसे भी गंगा का पानी बहुत वेस्ट हो जाता है। तो इन सबको अगर मिला के एक बहुत बड़ा प्लान बनाया जाए तो पूरे देश में पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। पानी की समस्या के साथ साथ उससे जुड़ी हुई हमारी जो पशु है, जो एनिमल्स है, उनको पानी चाहिए। साथ में वहाँ हम कुछ इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, और खेती, एग्रीकल्चर का तो बहुत बड़ा ही फ़ायदा होने वाला है। इन सब बातों को मिलाकर उन्होंने पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया था और गवर्नमेंट को दे दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं है। आज भी हम इन सारी समस्याओं से जूझ रहे। 2000 के साल में इन्होंने ये बताया था इन दैट सेंस कि वो ये जो बात है वो शायद से 80 के आसपास की बात है। फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ, जैसे भी वैसे चलता रहे, वैसे भी देश हमारा भगवान भरोसे ही चलता है। तो हमने ये जो रिस्पेक्ट फॉर दी पब्लिक गुड है, उसको एक पॉइंट को हमने समझने की कोशिश की है। कल हम इसके दूसरे पहलुओं को देखेंगे कि नारायण मूर्ति जो है दूसरे और कौन कौन से अपने ख्याल है जो हिंदुस्तान के सामने रखे थे उन्होंने उन लेक्चर के दौरान, उसको हम कल पढ़ेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर, अपने और अपने का ख्याल रखिए। जय हिंद।